नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। नामांकन के आखिरी दिन दिग्गजों ने भरे पर्चे। किरण बेदी ने कहा, केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी में आई, बेदी के बिना बहस के लिए तैयार माकर। 23 फरवरी से संसद का बजट सत्र, 26 को रेल और 28 को आम बजट। अध्यादेशों को पारित कराना सरकार की सबसे बड़ी चुनौती। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी न करे मनमोहन सिंह से सीबीआई की पूछताछ का राजनीतिकरण। संसदीय कार्य मंत्री ने खारिज किए आरोप। शारदा घोटाले में तृणमूल के वकील बने कपिल सिब्बल से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता। पार्टी ने कहा, पश्चिम बंगाल इकाई की भावनाओं का रखें ख्याल। और पाकिस्तान से पेरिस तक आतंकवाद को खत्म करेगा अमेरिका। ओबामा ने युद्ध के लिए मांगे ज्यादा अधिकार। ईरान पर नई पाबंदियों के खिलाफ करेंगे वीटो। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि पाकिस्तान से लेकर पेरिस तक आतंकवादियों का पीछा कर उन्हें खत्म किया जाएगा। इस साल के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में ओबामा ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ नए युद्ध अधिकारों की मांग की। उन्होंने ईरान पर लगाए जाने वाले नए प्रतिबंधों के खिलाफ वीटो की चेतावनी भी दी। अमेरिकी संसद में बहुमत खोने के बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा का यह पहला स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन था। उन्होंने आतंकवाद से लड़ाई के लिए अमेरिकी संसद से नए अधिकारों की मांग की और आतंकियों के हौसले पस्त करने की प्रतिबद्धता जताई। ओबामा ने अमेरिकी संसद को एकजुट होने की सीख दी ताकि दुनिया में सही संदेश जाए। We stand united with people around the world who've been targeted by terrorists, from a school in Pakistan to the streets of Paris. We will continue to hunt down terrorists and dismantle their networks, and we reserve the right to act unilaterally. ईरान पर नए प्रतिबंधों को लेकर उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के बहुमत वाली संसद को चेतावनी भी दी। ओबामा ने कहा कि अगर संसद अड़ी रही तो वो नए प्रतिबंधों को वीटो करने से भी नहीं हिचकेंगे। We have a chance to negotiate a comprehensive agreement that prevents a nuclear-armed Iran, secures America and our allies, including Israel, while avoiding yet another Middle East conflict. संसद में भले ही ओबामा की डेमोक्रेट पार्टी अल्पमत में हो, लेकिन अर्थव्यवस्था उनके साथ है। पटरी पर लौटती अर्थव्यवस्था के बीच उन्होंने अमीरों पर ज्यादा टैक्स और मध्य वर्ग को अधिक सुविधाएं देने की बात कही। We need a tax code that truly helps working Americans trying to get a leg up in the new economy, and we can achieve that together, helping hard-working families make ends meet, giving them the tools they need for good-paying jobs in this new economy. राष्ट्रपति ओबामा रविवार को भारत दौरे पर आ रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका भारत के साथ सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक संवाद बढ़ाने को उत्सुक है। अमेरिका चाहता है कि भारत एशिया के साथ ही दुनिया में मजबूत भूमिका निभाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओबामा के संबोधन में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक अर्थव्यवस्था को लेकर है, नई मैं कहूँ आर्थिक व्यवस्थाएं उनको लेकर कही गई है, और दूसरी है जिस तरीके से ईरान को लेकर वीटो की बात कही, और तीसरा आतंकवाद को लेकर समझने की कोशिश होगी। इन तमाम पहलुओं को राजीव डोगरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉरेन डिप्लोमेट। राजीव जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा, इस पूरे संबोधन में अगर आर्थिक नीतियों के लिहाज से देखा जाए, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये कहा जाए कि विकासशील देश जो हैं जिस तरीके की पॉलिसी अपनाते रहे हैं, विकसित देश खासतौर पर अमेरिका भी कुछ उसी रास्ते की तरफ अब बढ़ता हुआ दिख रहा है? अमेरिका उस रास्ते की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है या नहीं, ये तो कहना मुश्किल है, पर ओबामा जरूर अपने लेगेसी के लिए एक लिबरल इमेज बनाना चाहते हैं, और उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो ये है कि वो प्रो पुअर एक्शंस लेना चाहते हैं। और जो उन्होंने रिच को टैक्स करने के लिए कहा और पुअर को और फैसिलिटीज देने के लिए कहा, ये सब उसी भूमिका का है। और अगर उनका आप भाषण देखें तो 2 चीजें काफी महत्वपूर्ण है पूर्ण भाषण में, कि एक तो जैसे आपने कहा कि संसद में वो करारी हार के बाद ये भाषण दे रहे थे स्टेट ऑफ यूनियन का,
पर उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी कॉन्फिडेंट थी और उनकी आवाज इतनी बुलंद थी, वो इकोनॉमी की परफॉर्मेंस के कारण। इसीलिए उनकी जो परसेंटेज ऑफ अप्रूवल जो है वो भी 50% के आसपास अब पहुंच गई है। यानी सर आप ये कह रहे हैं कि तमाम खतरे भले हों, पूरे लेकिन भाषण का 25 अर्थव्यवस्था जो है उनको मजबूती दे रही है और वही उनके कॉन्फिडेंस का आधार है। बिल्कुल, और उसीलिए 25% उनके भाषण का समय इकोनॉमी के ऊपर था। और जिस तरीके की अर्थव्यवस्था इस वक्त है, मैं कहूं कि एक अच्छी किस्मत कहें, मैं कहूं ओबामा साहब की, जिस तरीके से उनको साथ मिल रहा है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि तमाम यूरोपियन कंट्रीज की इस वक्त हालत मैं कहूं कि पस्त नजर आ रही है विकास दर को लेकर, या फिर जिस तरीके से मंदी के संकट हैं। इस बीच में जो आतंकवाद को लेकर जो रुक रहा है, क्योंकि बीच में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद पीछे हटते हुए या फिर अटैकिंग मोड पे नहीं अमेरिका, लेकिन आज जिस तरीके से संबोधन था, क्या ऐसा लगता है कि एक बार फिर से वो आतंकवाद को लेकर अटैकिंग मोड पर नजर आ रहे थे ओबामा साहब? ओबामा साहब ने कहा और बल्कि दोहराया, जो पहले भी कहते रहे कुछ महीनों से या कुछ सालों से, कि अमेरिका स्मार्ट डिप्लोमेसी करेगा। और उनकी डेफिनेशन में स्मार्ट डिप्लोमेसी ये है कि एग्रेसिव डिप्लोमेसी पर कोलिशन के साथ, और दूसरा जहां जरूरत है एग्रेसिव फोर्स लगाने की, वो भी लगाने के लिए तैयार है। पर ये सब में ये देखना चाहिए कि हमेशा वो हिचकिचाते हैं जहां अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड हो, मतलब जहां अमेरिकन कैजुअलिटीज हो तब वो पीछे हट जाते हैं। जैसे इराक में भी उन्होंने एडवाइजर भेजे हैं। सो कहा उन्होंने जरूर है कि हम वो आईसिस के अगेंस्ट जीत हासिल कर रहे हैं, पर फैक्ट ये है कि आईसिस स्ट्रांग से स्ट्रांग होता जा रहा है। उसके अगेंस्ट जीत हासिल करना अभी तो काफी मुश्किल लग रहा है। और तीसरी चीज ये है कि अगर यमन की हाल देखें, जहां रेबेल्स और आतंकवादी जो हैं वो प्रेसिडेंशियल पैलेस को भी सुना ऑक्यूपाई कर लिया है, तो ये काफी मुश्किल सा मामला है। और कितना अमेरिका इसको सॉल्व कर पाएगा या इससे उलझ पाएगा सक्सेसफुली, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में राजीव जी, जिस तरीके के नए युद्ध की बात वो कर रहे हैं, जिस तरीके से नए युद्ध अधिकारों की वो मांग कर रहे हैं, असल में वो क्या राइट्स है, किन की तरफ उनका इशारा है? ये ओबामा साहब 9/11 के बाद जो कांग्रेस ने अख्तियार दिए थे प्रेसिडेंट को, उसी को यूज करके किसी तरह तोड़ मरोड़ के अपना जहां भी युद्ध के लिए सैनिक भेजने, जैसे इराक में भेजे थे एडवाइजरी रोल में, वो कर रहे हैं। पर उससे वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो उनको पूरा फ्रीडम नहीं देता ऑफ एक्शन। तो ये कुछ देर से काफी प्रेस कर रहे हैं कांग्रेस को कि भाई मेरे को अधिकार दें, ये जो नया खतरा है आईसिस का या और टेरर का खतरा, उससे मैं डील कर सकूं। पर कांग्रेस जो है वो ऐसे मूड में नहीं है कि ओबामा साहब को जल्दी ओब्लाइज करे। तो इसीलिए काफी पॉइंटेड रेफरेंस उन्होंने दिया आईसिस का, और उस संदर्भ में कहा कि भाई मेरे को अधिकार चाहिए और जल्दी चाहिए। और ईरान को लेकर जिस तरीके से उन्होंने वीटो तक की बात कह दी है, किस तरह के संकेत हैं ये? देखिए, ईरान में काफी नुआंस्ड शिफ्ट हुआ है, स्पेशली जब वो आईसिस का आना हुआ और अमेरिका और ईरान के बीच में एक इशारेबाजी हुई, और उसके कारण ईरान भी आईसिस के अगेंस्ट घुस गया इराक में, और अमेरिका ने भी एडवाइजरी रोल शुरू कर दिया इराक में। तो उसी संदर्भ में उनकी जो न्यूक्लियर इशू पे बातचीत जो है उसमें प्रोग्रेस हुई है। वो लंबा किस्सा है कि उसमें शिया सुन्नी इश्यूज का क्या इन्फ्लुएंस है, सऊदी अरेबिया के किंग जो बीमार हुए हैं उसका क्या फैक्टर है। पर कुल मिला जुला के बात यह है कि ओबामा साहब जरा अब आशावादी लगते हैं कि शायद ईरान के साथ मामला ऐसे बढ़े कि जिसमें न्यूक्लियर इशू में सेटिस्फैक्शन हो जाए, जो भारत काफी देर से कहता रहा था, समझाता रहा था अमेरिका को कि भाई इसी तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो वो ये कांग्रेस को कह रहे हैं कि भाई मामला काफी संजीदा है और काफी बढ़ चुका है और काफी इश्यूज इन्वॉल्व हैं, तो इसमें आप कृपा करके ऐसी स्थिति ना लाइए कि मेरे को वीटो करना पड़े, जो आप सैंक्शंस और प्रपोज करें
ईरान के अगेंस्ट। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके का जो संकेत फिर जिनकी बात उन्होंने की है, क्या वाकई वहां पर लगता है कि जो माहौल है उसमें कांग्रेस ओबामा साहब की इन इच्छाओं को, उनके इन बढ़ते हुए कदमों पर कुछ सपोर्ट भी करेगी, या फिर जिस तरीके का शायद आकलन है ओबामा साहब का कि बहुत मुश्किल सफर है ये? देखिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तो प्रायोरिटी लेती हैं हर चीज के ऊपर, और रिपब्लिकन्स कोई चांस नहीं छोड़ेंगे ओबामा साहब को नीचा दिखाने का, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर जहां तक नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, अल्टीमेटली जाके रिपब्लिकन्स भी यूनाइट हो जाएंगे जहां उनको लगता है बहुत जरूरी नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। और एक और बात जो हमको भूलनी नहीं चाहिए कि जरूर अपोजिशन हो प्रेसिडेंट ओबामा की पार्टी की, मतलब रिपब्लिकन मेजॉरिटी है और ओबामा दूसरी पार्टी के हैं, पर वो प्रेसिडेंट है, और अमेरिका में प्रेसिडेंट का रुतबा और प्रेसिडेंट की इज्जत और प्रेसिडेंट की धाक काफी रहती है, चाहे वो उनकी पार्टी माइनॉरिटी में हो। तो हमको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए। राजीव साहब, एक आखिरी सवाल, इस पूरे संबोधन में जो तमाम अलग अलग पहलुओं पर उन्होंने बातें कही हैं, क्या कुछ भारत के लिए भी संकेत हैं, या सिर्फ अमेरिका और उसकी अंदरूनी राजनीति और वहां की अर्थव्यवस्था तक सीमित माना जाए? देखिए, ये स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस है जो सीमित है अमेरिका और अमेरिका रिलेटेड मुद्दों पे। चीन की उन्होंने बात की, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो एग्रीमेंट था वो अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण समझता है, तो इसलिए 2-3 पैरा चीन के ऊपर, चीन का संदर्भ में थे। क्यूबा की बात की, क्योंकि क्यूबा उनका बहुत करीबी नेबर है जिसके ऊपर उन्होंने मुद्दतों से सैंक्शंस की हुई हैं। आईसिस की बात की, पर ये सब जो है अमेरिका के लिए क्रिटिकल इशू वो अपने आप समझता है, ये क्रिटिकल इश्यूज है। जहां तक भारत का सवाल है, वो संदर्भ जरा सा डिफरेंट है और जरा सा डिस्टेंट है, क्योंकि हमारे रिलेशंस ऐसे नहीं हैं कि जिनको क्रिटिकल समझा जाए किसी भी तरह से। यानी राजीव साहब उम्मीद करें कि जब ईरान के मामले में नेगेटिव पॉजिटिव हो। जी, ओबामा साहब जब भारत दौरे पर पहुंचेंगे 26 जनवरी को, उस वक्त वो किस तरीके का रुख अख्तियार करते हैं आतंकवाद, अर्थव्यवस्था, फिर रिश्तों को लेकर, वो देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए। और ये थी हमारी आज की पहली खबर। और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के भारत दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि इस सिलसिले में सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है। जानकारी के मुताबिक राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान ओबामा के चारों ओर 7 स्तरीय सुरक्षा होगी। इसके अलावा एक मल्टी एजेंसी नियंत्रण कक्ष राष्ट्रीय राजधानी के सभी इलाकों में निगरानी अभियान पर नजर रखेगा। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक 1200 अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है। बराक ओबामा इस साल गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ओबामा के आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से मुकम्मल है, कहीं किसी प्रकार का कोई संकट नहीं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन आज दिग्गजों ने पर्चे भरे। बीजेपी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार किरण बेदी ने कृष्णानगर, तो अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली से नामांकन दाखिल किया। अजय माकन ने सदर बाजार से पर्चा भरा और बहस की मांग के बीच किरण बेदी ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए बीजेपी में शामिल हुई हैं, जबकि अजय माकन ने बिना बेदी बहस कराने की मांग की। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन दिल्ली की तीनों बड़ी पार्टियों के दिग्गजों ने पर्चा भरा। कृष्णानगर सीट से नामांकन से पहले बीजेपी नेता किरण बेदी ने मीडिया से बात की और अपने दिल्ली प्लान का खुलासा किया। हर पैसे का हिसाब मिलेगा, जिसके लिए पैसा है वहीं जाएगा, और पैसा कैसे, साधन जुटाए जाएंगे पब्लिक की मदद से। मुझे पब्लिक की मदद लेनी आती है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन किया। उन्हें नामांकन कार्यालय में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के विरोध का भी सामना करना पड़ा। केजरीवाल ने अपनी सरकार में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर अफसोस जताया और नए लक्ष्य का जिक्र किया। माय बिगेस्ट चैलेंज इज करप्शन एंड राइजिंग प्राइसेस। मैं मानता हूँ कि लोगों में नाराजगी थी कि पिछली बार हम लोगों ने इस्तीफा दिया था, लेकिन वो नाराजगी अब दूर हो चुकी है।
कांग्रेस के दिल्ली चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष अजय माकन ने सदर बाजार सीट से पर्चा दाखिल किया और केजरीवाल और किरण बेदी को खुली बहस की चुनौती दी। पिछली बार हमारी पार्टी सत्ता में थी और इस वजह से बहुत सारी अनाप शनाप चीजों को वायदा किया जा रहा था, जो कि इन दोनों पार्टीज को मौका मिला और ये दोनों पार्टीज डिलीवर नहीं कर पाई। अब जो है हम इनसे पूछ रहे हैं, आपको मौका मिला, आप डिलीवर नहीं कर पाए, तो कांग्रेस को ही क्यों ना चाहें। दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख थी। बड़े नेताओं ने नामांकन किया और वादों की नई फहरिस्त भी सामने रख दी। दिल्ली में 7 फरवरी को चुनाव होना है। स्मृति रस्तोगी के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। वादों की फहरिस्त के बीच राष्ट्रपति की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने भी आज ग्रेटर कैलाश से नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि वो जनता की सेवा करने के लिए राजनीति में आई हैं। उनसे बात की हमारी संवाददाता अनु दीवान ने। आपको नहीं लगता कि आपका ये जो फैसला पॉलिटिक्स में आने का, आप एक कलाकार रही हैं, काफ़ी देरी से हुआ, क्योंकि कांग्रेस ने जो पिछली बार 2013 इलेक्शन से उसमें सिर्फ 8 ही सीटें पाई थी। इस बार आपको क्या उम्मीद है? देखिए, अगर ये मेरे खाली एमएलए या एमपी बनने की लिए मैं पॉलिटिक्स ज्वाइन करती तो मैं 5 साल पहले ज्वाइन करती, 10 साल पहले ज्वाइन करती, मेरे लिए शायद बहुत आसान होता। लेकिन पॉलिटिक्स, मैं जिस तरह की पॉलिटिक्स विश्वास करती हूँ दैट इट इज़ द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सर्विस। और अगर आप राजनीति करने के लिए आए हो, इट हैज़ टू बी, द मोटिवेशन हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। कोई पावर के लिए अगर आप आ रहे हो, कोई दूसरे, फिर और बात है। लेकिन अगर आप सीरियसली अपने पार्टी के लिए काम करना चाहते हो, अपना जनता की सेवा के लिए काम करना चाहते हो, ये बहुत बड़ी, क्योंकि पावर मेरे लिए कोई प्रिविलेज नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले आपको बहुत सोचना चाहिए। मैम, आखिरी सवाल, प्रणब मुखर्जी के नाम का कितना फ़ायदा मिल सकता है? वो प्रणब मुखर्जी का नाम आप मीडिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वोट लोग शर्मिष्ठा मुखर्जी को देंगे, वोट कांग्रेस पार्टी को देंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को देंगे। थैंक यू सो मच। तो ये थी शर्मिष्ठा मुखर्जी हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि राजनीति में आना, उनका ये फैसला बिल्कुल सही समय पर लिया गया है। कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली चुनाव की सरगर्मी से दूर सीपीएम हैदराबाद में पार्टी के भविष्य की रणनीति पर विचार कर रही है। केंद्रीय कमेटी के इस बैठक में पार्टी महासचिव प्रकाश कारत ने पद छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि वो अप्रैल में पार्टी महासचिव पद से हट जाएंगे। बताया जाता है कि पार्टी के 3 बड़े नेता महासचिव पद के दावेदार हैं, जिनमें सीताराम येचुरी, एसआर पिल्लई और बी राघवेलू शामिल हैं। इस बैठक में सीपीएम की केंद्रीय कमेटी की समीक्षा रिपोर्ट का मसौदा भी पारित कर दिया गया। अक्टूबर में पार्टी की दिल्ली में हुई केंद्रीय कमेटी की बैठक में यह रिपोर्ट पारित नहीं हो पाई थी। संसद के बजट सत्र की तारीखों का आज ऐलान कर दिया गया। 23 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र के तहत 26 फरवरी को रेल बजट और 28 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। 1 महीने के अवकाश के बीच संसद का सत्र 8 मई तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान सरकार 6 अध्यादेशों से जुड़े विधेयकों को पारित कराने की कोशिश में होगी। कैबिनेट की संसदीय मामलों की समिति की बुधवार को हुई बैठक में बजट सत्र की तारीखें तय कर दी गई हैं। बजट सत्र 2 भागों में होगा। पहला हिस्सा 23 फरवरी से 28 मार्च, जबकि दूसरा 20 अप्रैल से 8 मई तक होगा। रेल बजट 26 फरवरी को पेश होगा। 27 फरवरी को आर्थिक समीक्षा के बाद अगले दिन आम बजट पेश किया जाएगा। एनडीए सरकार का ये पहला पूरा आम बजट होगा। सरकार 6 अध्यादेशों के मामले में विधेयक भी पेश करने की तैयारी में है। सत्र के दौरान अध्यादेशों पर विपक्ष की आलोचना का जवाब देने के लिए भी सरकार तैयार है। कांग्रेस पार्टी also supported United Front regime when they could issue 77 ordinances, but means 3 ordinance per month, the strike rate of 3 ordinance per month, and they criticized this government of resorting to ordinances, particularly in an extraordinary situation where the house is not allowed to function. बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के तहत 24 और 25 फरवरी को चर्चा होगी। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सीबीआई की पूछताछ के मामले पर सरकार ने आज सफाई दी। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री से सीबीआई की पूछताछ का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने साफ किया है कि मनमोहन सिंह से पूछताछ के मामले में सरकार का कोई रोल नहीं है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को गलत बताया। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है, सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। इतना देर के बाद क्यों पूछताछ किया, उसका समाधान वो लोग ही दे पाएंगे। और साथ ही साथ
कोर्ट ने भी कहा पूछताछ क्यों नहीं हुआ, तो पूछताछ हुआ अभी। उधर कांग्रेस ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से पूछताछ के मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। Questions were to be asked of the honorable former Prime Minister. I think it's much to be appreciated that, like a responsible citizen and somebody who is fully willing to cooperate, he answered those questions. No delay, no obstruction. सीबीआई इस पूछताछ में मिली जानकारी का पूरा ब्यौरा 27 जनवरी को विशेष अदालत के सामने रखेगी। दरअसल साल 2005 में कोयला खदानों के आवंटन के दौरान कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। नवंबर में विशेष अदालत ने मनमोहन सिंह से पूछताछ नहीं करने पर सीबीआई से सवाल किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार कोयला ब्लॉकों के आवंटन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू करने जा रही है। इस सिलसिले में कोयला मंत्रालय कल 36 कोयला ब्लॉकों के आवंटन के लिए अधिसूचना जारी करेगा। केंद्र सरकार दूसरे और तीसरे दौर के 23 कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए पूरी तरह तैयार है। कोयला खनन विशेष प्रावधान अध्यादेश 2014 के मुताबिक दूसरी अनुसूची में वो खान आते हैं जहां पहले से ही उत्पादन हो रहा है, जबकि अनुसूची 3 के तहत आने वाले खान उत्पादन के लिए तैयार है। We should be able to complete execution of allotment agreement by 28th of February. So all this will happen well before 31st of March. कोयला सचिव ने ये भी कहा कि नई खदानों से कोल इंडिया की ओर से कोयले की कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कोयले की आपूर्ति जरूर बढ़ेगी। Today we are importing more than 180 million tons of coal, which means that there is much more demand than what Coal India is producing at this point in time. What these auctions will do, and I'd like to clarify here, is to certainly increase the quantity of coal. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में 1993 से आवंटित 214 कोयला ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया था, जिसके बाद सरकार अक्टूबर 2014 में कोयला ब्लॉकों की नीलामी के लिए अध्यादेश लाई थी। लेकिन संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़ा विधेयक पारित नहीं होने की वजह से 24 दिसंबर को फिर अध्यादेश लाना पड़ा। अब सरकार का इरादा मार्च के आखिर तक आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करना है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। शारदा चिटफंड मामले में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से केस लड़ने के मामले में कपिल सिब्बल अपनी ही पार्टी से आलोचना के घेरे में हैं। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने इसे गलत बताया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी सिब्बल से शारदा मामले पर जनता की नाराजगी को ध्यान में रखने की बात कही। दरअसल कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल शारदा चिटफंड मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से शारदा घोटाले के मामले में सीबीआई जांच की निगरानी करने का अनुरोध किया है। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुजफ्फरपुर जिले में अजीजपुर गांव में के हिंसा पीड़ितों को हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया है। उन्होंने आज इलाके का दौरा कर दोनों समुदायों से शांति कायम रखने की अपील की। प्रेम प्रसंग मामले में 18 जनवरी को यहां भड़की हिंसा के बाद इलाके में अब शांति है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मुजफ्फरपुर के हिंसा पीड़ित अजीजपुर गांव का बुधवार को दौरा किया। मुख्यमंत्री ने पीड़ितों के बीच कपड़े, कंबल और जरूरी सामान बांटे और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी गांव का दौरा कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हम सब लोग उससे फिर अनुरोध करके जाते हैं, आप लोग शांति बना के रखें और यहाँ किसी भी प्रकार की कमी होगी उसको हमारे यहाँ कलेक्टर हैं और लोग हैं देखेंगे, इनके प्रतिवेदन के आधार पर सब काम करेंगे। जो आपराधिक घटना घटी है उसको सरकार सख्ती से देखे ताकि कोई फिर हिम्मत न करे। स्थानीय प्रशासन और शांति समिति की कोशिशों के बाद इलाके में हालात काबू में हैं। सब हाल ठीक ठाक है, अफवाह से सिर्फ बचना है। हम लोग आपसी भाईचारा सदाचार बनाते हुए भाई भाई मिलकर चलने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्रेम प्रसंग मामले में एक युवक का शव पाए जाने के बाद गुस्साई भीड़ ने 18 जनवरी को लड़की के घर वालों के खिलाफ हिंसा को अंजाम दिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के मकसद से रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस विशेष रणनीतिक सहयोगी हैं और हर उतार चढ़ाव में दोनों देश एक दूसरे के साथ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के पहले रूस के रक्षा मंत्री की इस यात्रा को अहम माना जा रहा है।
रूस के रक्षा मंत्री भारतीय रक्षा मंत्री की सह-अध्यक्षता वाले सैन्य और तकनीकी सहयोग के लिए बने अंतर सरकारी आयोग की 14वीं बैठक में हिस्सा लेने आए हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग की समीक्षा और नए अवसरों की तलाश के लिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। We have asked them to, we have invited them to come to India in joint ventures and manufacture here, including spare part for the various platforms we are already using. We have substantial quantum of Russian equipments. So for that also requirement of space can be generated here and they are very positive about it. 8वें जयपुर साहित्य महोत्सव का आगाज हो गया है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जयपुर के टेकी हाउस में इसका उद्घाटन किया। 25 जनवरी तक चलने वाले इस साहित्यिक महोत्सव में देश विदेश के लेखक, कवि और नोबेल पुरस्कार विजेताओं समेत बॉलीवुड की हस्तियां शामिल हो रही हैं। महोत्सव में मशहूर पुस्तकों पर चर्चा होगी और व्याख्यान भी होंगे। महोत्सव में लगभग 234 वक्ता और 140 संगीतकार और कलाकार भाग लेंगे। और अब एक नजर देश की कुछ और बड़ी और अहम खबरों पर संक्षेप में। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि मोबाइल ऐप से कैब सेवा देने वाली कंपनियों की वेबसाइट क्यों नहीं ब्लॉक की जा सकती। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और पुलिस से इस मामले में 25 फरवरी तक जवाब मांगा है। याचिका में बैन के बावजूद कंपनियों पर कैब मुहैया कराने का आरोप है। अभिनेता आमिर खान की फिल्म पीके पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता और निर्देशक को कानूनी नोटिस भेजा है। फिल्म पीके की कहानी में उपन्यासकार कपिल ईशापुरी के उपन्यास फरिश्ता से कुछ अंश चोरी करने का आरोप है। यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल आज बीजेपी में शामिल हो गए। बृजलाल ने यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में लखनऊ में पार्टी की सदस्यता ली। तेलंगाना में इस साल स्वाइन फ्लू से 11 लोगों की मौत हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य में जांच दल भेजकर जरूरी मदद की मांग की है। 5 दिन की भारत यात्रा पर आए म्यांमार के उपराष्ट्रपति साई मोखम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने पर बातचीत हुई। उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद अहमद अंसारी से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। मंगलवार की रात सीमा पार से गोलाबारी की गई, जिसके बाद बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी आई है। साल 2000 से 2012 के बीच इस आंकड़े में 1 करोड़ 60 लाख की कमी दर्ज की गई। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।